जो सियासत की गलियों में आज भी जिंदा है और लोकसभा चुनाव तक जिंदा रहेगा। वैसे भी सियासत में मुद्दे और नाम कभी मना नहीं करते। वक्त और नफा नुकसान के गणित के मुताबिक इसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ही मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी हो, लेकिन पूर्वांचल के इस माफिया को दफन हुए भी हफ्ते भर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके नाम पर राजनीति अब भी गर्म है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल मातम पुरसी के लिए मुख्तार के घर गए, तो इस पर विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के निशाने पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी है। उसे मुस्लिम लीग के नाम पर भी घेरा जा रहा है। संजीवनी सियासत की हो तो माफिया डॉन में मसीहा नजर आता है और मुख्तार मौत के बाद भी चुनावी राजनीति में बहस के मंच पर पहुंच जाता है। संवेदना जताकर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुख्तार के घर यानी गाजीपुर फाटक से लौटे भी नहीं थे कि मुलाकात की तस्वीरें आईं और बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया। हम आपको अखिलेश की बात और बीजेपी का जवाब दोनों सुनवाते हैं। व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। अखिलेश जी को इतनी कुंठा क्यों होती है? अखिलेश जी को कुंठा इसलिए होती है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तभी तो माफियाओं के कब्र पर जाकर और आंसू बहाते हैं। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। हालांकि पाकिस्तान बनवाने वाली मुस्लिम लीग का जिक्र इसके पहले ही शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए इंडिया अलायंस की अगुवाई कर रही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जरिया बनाया। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री ने ये बात 6 अप्रैल को सहारनपुर की रैली में भी कही थी। वो अपनी ज्यादातर रैलियों में ये मुद्दा उठा रहे हैं। इससे तिलमिलाई कांग्रेस बीजेपी को आजादी से पहले का इतिहास याद दिला रही है। आपको याद होगा 1942 में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सारा देश सड़कों पर था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। कांग्रेस शिकायत लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी मैनिफेस्टो से लेकर केरल में कांग्रेस के प्रति एसडीपीआई की सहानुभूति के बहाने इंडिया अलायंस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं, राहुल गांधी जी कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप शुरू से लगाती रही है। समय समय पर कांग्रेस भी इसका मौका देती रही है। बकौल बीजेपी 2006 में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताया था। 2009 और 2014 के चुनाव में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। तो क्या इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है? कांग्रेस ने इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात है। सवाल है कि इसमें आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी तुलना बीजेपी मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी का दावा है कि 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आंच नहीं आने देगी। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी
अल्पसंख्यकों का पर्सनल लॉ बहाल रखने का वादा किया गया है। बीजेपी का दावा है कि 1936 में मुस्लिम लीग ने बहुसंख्यकवाद के खिलाफ संघर्ष की बात कही थी। इस बार कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी के मुताबिक 1936 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए स्कॉलरशिप और नौकरियों का वादा किया था। इस बार कांग्रेस के मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने की बात कही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इन्हीं बातों को बीजेपी तुष्टीकरण बता रही है, इनका विरोध कर रही है। वैसे कांग्रेस ने अगर अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दे जोड़े हैं तो उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि राजनीति में कोई भी बात बेमानी नहीं होती। मैं आपको देश में मुस्लिम वोटों का गणित भी बताता हूं। देखिए, लोकसभा की कई सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत के फैसले में मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। 35 सीट ऐसी हैं देश भर की जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है और 38 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 21% से ज्यादा है, जबकि 145 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर 11% से ज्यादा है। चुनाव आयोग धर्म के आधार पर आंकड़े जारी नहीं करता, ये सीएसडीएस के जारी किए गए हैं। सीएसडीएस की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जिन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है वहां करीब करीब 80% मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में जाते हैं। कांग्रेस अपने इसी वोट बैंक को मजबूत रखना चाहती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।